Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lab we are going to talk about power in series RL circuit or power, and then you'll have a concept of the power flow in similar RLC circuit. Basically if we talk about power, we have three types of power flowing in the AC circuits. One is the real power, another one is the reactive power, and the other one is the apparent power. So these are the three powers we have in our AC circuits. What is real power? रियल पावर हमारे पास वो पावर होती है जो हमारे पास रेजिस्टिव एलिमेंट की वजह से फ्लो करती है, यानी या फिर रेजिस्टिव एलिमेंट पर जो पावर ड्रॉप आती है या पावर कंज्यूम्ड बाय द, इन अदर वर्ड्स पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड द रियल पावर. दैट इज एक्चुअली द रियल पावर. ठीक है, जो भी अगर आपका रेजिस्टिव एलिमेंट है कहीं पे भी सर्किट का, उसके अक्रॉस अगर आप पावर ड्रॉप देखेंगे तो दैट पावर विल बी द रियल पावर. ठीक है, और रेजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस आपके पास दूसरी पावर जो रिएक्टिव पावर होती है वो ज़ीरो होती है. सही है. दूसरी टाइप ऑफ हमारे पास पावर होती है वो है हमारे पास रिएक्टिव पावर, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Q. And then this power is because of the element, reactive element we have in our circuit. reactive element हमारे पास कौन कौन से होते हैं? reactive element हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं. कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर ड्रॉप आता है या पावर कंज्यूम्ड बाय दीज एलिमेंट्स आर इज कॉल्ड द रिएक्टिव पावर. ठीक है, इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल पावर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं. अगेन टॉकिंग इफ आई टॉक अबाउट द angles, the phase angle of these power. So जिस तरह से हमारे पास रजिस्टर जो है वो R जो है वो हमारे पास x एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, यानी और R और XL का जो हमारे पास फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्रीज है. इसी तरह से इफ़ वी टॉक अबाउट P and QL, then similarly we have the phase difference of 90 degree between P and Q. सही है. और जो रिएक्टिव पावर बिकॉज ऑफ एलिमेंट इंडक्टर होती है उसको हम लोग QL से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द रिएक्टिव पावर बिकॉज ऑफ द एलिमेंट C जो होती है उसको हम लोग QC से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एंड द यूनिट, नाउ वील टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज. For to calculate the P, that is a real power, what we do is VR multiplied by I, that is यानी कि voltage across the resistor and the current going through the resistor is that will give us the P. And then the other formula is VR square divided by R, I square R और S cos theta. ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि ये opposite side of the S है P, so that is why it is S cos theta. सही. and the theta is the angle. Theta is also, that is cos theta is, or you can say power factor भी होता है ये, और हमारे पास ये वो एंगल है जो हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल फ्लो होता है, जो फेज डिफरेंस होता है, वो एंगल थीटा है. सही. उसके बाद हमारे पास है रिएक्टिव पावर, दैट इज QL. यहाँ पर क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ RL सर्किट कंसिडर कर रहे हैं, RLC या RC सर्किट्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं, दैट इज वाई वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट QL, बट द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर. सिर्फ एंगल्स में वही अगेन सिमिलर, +90 और -90 का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास. इसके अलावा QL को डिटरमाइन करने के फॉर्मूलाज क्या क्या है हमारे पास? VL मल्टीप्लाइड बाई I, यानी कि VL मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द करंट गोइंग थ्रू द इंडक्टर. देन VL स्क्वायर डिवाइड बाई XL इज द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, एंड then I have I square XL और S sin theta. So S sin theta यानी कि हमारे पास जो है वो, जैसे हम लोग Z इम्पिडेंस निकालने के लिए Z sin थीटा कंसिडर करते थे, XL इज इक्वल टू Z sin थीटा, वैसे यहाँ पर QL इज इक्वल टू S sin थीटा. ठीक है, और इसी तरह से हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स, ओके नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स पावर and apparent power. If I talk about only the magnitude of the apparent power, so there are two names basically of this apparent power. एक होती है हमारे पास apparent power और complex power. इनको दो अलग अलग नाम क्यों दिए हुए हैं? There is a reason. If I only talk about the magnitude of the power, apparent power सबसे पहले होती क्या है? apparent power हमारे पास जो दोनों पावर का जो नेट सम होता है, यानी कि रियल पावर एंड द रिएक्टिव पावर, इन दो पावर्स का जो हमारे पास सम होता है, समेशन जो होता है,
यानी कि दोनों पावर का नेट इफेक्ट जो होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं अपेरेंट पावर के अंदर। अगर उस नेट इफेक्ट का हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं देन वील कॉल इट apparent. And if we are considering the this apparent power in terms of angle as well as the magnitude, or we are saying the rectangular components का अगर हम लोग उसको consider कर रहे हैं तो we write it as S is equals to P plus JIQ, or we call it with the other name, that is the complex power. But if you also call it the apparent power, then it is obvious with that it's a S and it is represented by S, that is a net effect. ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो हमारे पास VA होता है, यानी कि वोल्ट एम्प होता है। Q का यूनिट जो है वो हमारे पास VAR होता है, वोल्ट एम्प, एंड R रिप्रेजेंट्स रिएक्टिव पार्ट, एंड P का यूनिट हम सबको पता ही है, W होता है, वॉट। सही। सो दिस इज द पावर ट्रायंगल ऑफ RL सर्किट, जिससे हमारे पास P जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, QL जो है वो हमारे पास उसके परपेंडिकुलर है, P और Q का जो एंगल फेज डिफरेंस है वो 90 है, और फिर उन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे देन वील गेट द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग through the whole circuit, and the resultant will give us the apparent power. Apparent power is the power flowing from the all the components यहाँ पर हमारे पास सर्किट में सिर्फ दो ही components है, R and L, so that is the S is the power that is flowing from R and L. ठीक है, combined in a combined manner. It's important is combined, it's a combined power of P and Q. सही। उसके बाद वी हैव, ओके नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट, S इज इक्वल टू, इसको एक ये फॉर्मूला P प्लस J Q क्यों है, बिकॉज इट लाई ऑन द अदर एंगल एंड P लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, इन दोनों में दिस J टेल्स द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। सही। उसके बाद देयर इज अनदर फॉर्मूला दैट इज V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला हमें पता ही है, VI पावर का फॉर्मूला होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। But one thing you must notice over here is that there is a steric sign on the I, which makes it the conjugate of I, यानी कि हमें जो है वो S जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं लेना वोल्टेज एंड करंट का, हमें जो है करंट का कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेना है। कॉन्जुगेट का हम लोग प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारे पास जो एंगल, क्योंकि हमें कंसिडर करना है, क्योंकि हमारे पास ये एंगल आता है वो हमारे पास इन दोनों का फेज डिफरेंस आता है। अब फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि यानी कि जो वोल्टेज का फेज एंगल होगा दैट माइनस इसका फेज एंगल। अब अगर हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते यानी कि VI कर देते, तो जब हमें पता है कि दो क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका एंगल जो होता है वो प्लस हो जाता है, सम होता है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें दोनों के एंगल्स का डिफरेंस चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ V माइनस एंगल ऑफ I चाहिए। तो दैट इज वाई इसके एंगल क्योंकि माइनस हो रहा है तो इसको हम लोग कॉन्जुगेट कर दिया। अब कॉन्जुगेट हमें पता है कि मैग्नीट्यूड उतना ही सेम रहता है और एंगल जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। सही है, नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे जो भी उसका नेगेटिव हो जाता है। सही है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट ऑल ऑफ द पावर्स एंड देन द पावर फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा ही है। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर बेसिकली हमें बता रहा होता है कि हमारी जो रेशियो बता रहा होता है कि हमारी रियल पावर जो है वो पूरी पावर में जो कि कंबाइंड फॉर्म है हमारे पास अपेरेंट पावर में कितनी जो है वो हमारे पास रियल पावर है। सही है, यानी कि हमारे पास एक कंबाइंड पावर जो है वो सर्किट में फ्लो हो रही है, एक अपेरेंट पावर जो है फ्लो हो रही है, उसमें इसका रियल पावर का कितना पार्ट है वो हमें बताता है पावर फैक्टर कितना है। और हम चाहते हैं कि रियल पावर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारी कंबाइंड, ताकि हमारे पास पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव्ड आए। जो जब रियल पावर ज़्यादा होगी तो हमारे पास पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रियल पावर एंड अपेरेंट पावर। तो रियल पावर जितनी ज़्यादा होगी यानी कि रियल पावर ज़्यादा होगी तो हमारा पावर फैक्टर उतना अच्छा आएगा। सही, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वेज हैं पावर फैक्टर निकालने के। P डिवाइड बाई S भी कर सकते हैं, cos थीटा भी कर सकते हैं, या फिर एंगल ऑफ V माइनस एंगल ऑफ I भी कर सकते हैं। सो यू विल गेट द here you will get the theta and if you say cos of that theta will give you power factor. Sahi. Now coming to the lab task. So in your lab you have to calculate the power. आपको ये सारा काम theoretically करना है। You have to calculate apparent power आपको shown। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू जो है वो कुछ भी ले लें, आपका रोल नंबर जो है वो ले लें 181 है, और यहाँ पर अगर आपका रोल नंबर लेट से 019 होगा तो 0,
0.19 मिली हेनरी। सही है, यूनिट्स डालना मत भूलिएगा, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज एंड ये सब चीज़ें गिवन है। उसके बाद राइट सोर्स वोल्टेज एज फेजर। सोर्स वोल्टेज जो है उसको आप फेजर फॉर्म में लिखेंगे। फेजर फॉर्म में मतलब आप मैग्नीट्यूड विद इट्स एंगल। सही है, एंगल क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर 5 एंगल 0 आ जाएगा। सही। ओके, कंसिडर ऑल द करेंट्स एंड वैल्यूज एज आरएमएस वैल्यूज अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। यानी कि अब ये जो है वो क्योंकि पीक वैल्यू जो है वो गिवन है, क्योंकि तो इसका मतलब ये तो पीक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं कहा कि पीक वैल्यू लिखनी है या फिर दूसरी वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर हम लोग आरएमएस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 5 का आप आरएमएस कंसिडर कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो कि इट विल कम अराउंड 3.1 समथिंग 3.18। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वो लिख लीजिएगा 3.18 एंगल 0 एंड देन कैलकुलेट द लोड इम्पिडेंस फॉर द गिवन वैल्यू आर एंड एल। तो सिंपली आप लोग एल से हम लोग एक्सएल निकाल लेंगे और आर प्लस जे एक्सएल विल गिव यू जेड, और फिर उसको कैलकुलेटर में कन्वर्ट करके फेजर फॉर्म में लिख लेंगे, जो भी उसका एंगल जो है वो हमारे पास आ रहा होगा। एंड देन द करंट V गिवन है, Z गिवन है, यू कैलकुलेट द करंट V डिवाइडेड बाय Z इन रेक्टेंगल एंड V डिवाइडेड बाय उसके फेजर कंसिडर कर लेंगे। एंड देन फेज एंगल, फेज डिफरेंस आप लोग निकाल लेंगे, जो V का एंगल V यानी कि एंगल ऑफ V माइनस एंगल ऑफ I विल गिव यू फेज एंगल। एंड देन नेक्स्ट इज वी हैव अपेरेंट पावर कैलकुलेशन। अपेरेंट पावर के फॉर्मूलाज ऊपर हम लोगों ने देखे हैं, V इंटू आई, यानी कि जो V आया है मल्टीप्लाइड बाय आई, क्योंकि अपेरेंट पावर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड आई आपको यहाँ से मिल जाएगा फेजर से, और मैग्नीट्यूड ऑफ V आपके पास गिवन है 3.18। सही। उसके बाद हमें एंगल जो है वो कॉम्प्लेक्स पावर में लिखना है, कॉम्प्लेक्स पावर इन फेजर फॉर्म, यानी कि फेजर फॉर्म में लिखनी है हमें, और यानी कि एंगल भी साथ में लिखना है। एंगल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वही एंगल एंड जो आपके पास ही मैग्नीट्यूड आया है। सही। उसके बाद हमारे पास है रियल पावर सप्लाई टू द, यानी कि रियल पावर कैलकुलेट करनी। रियल पावर इज P इज इक्वल टू एस कॉस थीटा। थीटा आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, कॉस निकाल लेंगे और एस भी निकाल चुके हैं। सही है, तो P आ जाएगा आपके पास, और Q इज इक्वल टू एस साइन थीटा। थीटा आपके पास अगेन आया हुआ है पहले से, और एस भी आया हुआ है, तो एस साइन थीटा विल गिव यू Q, दैट इज अ रिएक्टिव पावर। एंड देन द पावर फैक्टर कैलकुलेशन, पावर फैक्टर इज सिंपली कॉस थीटा। सही। तो ये आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान सी है, ये आप लोग कर लेंगे। तो सिंपली ये दिस इज अबाउट द पावर कैलकुलेशन। एंड देन वी हैव पावर फैक्टर मेजरमेंट। अब हम लोग पावर फैक्टर मेजर करेंगे ऑन LT स्पाइस। अभी तो हम लोगों ने पावर फैक्टर्स देखा, अब हमने देखा कि कितनी सारी चीज़ें एक साथ निकल आई अगर यहाँ पर सिर्फ एक पावर फैक्टर होगा। तो पावर फैक्टर है तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं उससे, और थीटा है तो हम लोग अपेरेंट पावर गिवन है तो हम लोग उसमें से रिएक्टिव पावर भी निकाल सकते हैं, रियल पावर भी निकाल सकते हैं अगर थीटा गिवन है। तो यानी कि हमें कोई भी दो पैरामीटर्स जो हैं वो रिलेटिव हमें गिवन हो, अगर दो पैरामीटर्स हमें गिवन है तो हम बाकी चीज़ें जो हैं वो इजीली निकाल सकते हैं। दो पैरामीटर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पिछले कंसिडर किया हुआ था, वोल्टेज गिवन था, तो हम लोगों ने वोल्टेज और इम्पिडेंस गिवन थी, तो वोल्टेज इम्पिडेंस से हम लोग बाकी सब चीज़ें जो हैं वो निकालते गए। इसी तरह से अगर यहाँ पर सिर्फ अपेरेंट पावर और कॉस थीटा गिवन हो, यानी कि पावर फैक्टर और अपेरेंट पावर गिवन हो, तो हम लोग सारी पावर्स एंड सारे वोल्टेजेस एंड सारे करंट्स जो हैं वो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द पावर फैक्टर, not only in the context of a calculation but also to check the circuit, कि हमारा सर्किट जो है उसमें कितना लॉसेस वगैरह आ रहे हैं, ये हम कंसिडर चेक करते हैं। सही है। इन दिस पार्ट वी हैव अगेन रिपीटेडली R1 और L की वैल्यू वही ऊपर वाली जो हम लोगों ने ली थी वही ले लेंगे। एंड देन वी हैव मिली हेनरी, यहाँ पर ओम्स मत डालना भूलिएगा। एंड देन सप्लाई वोल्टेज एंड दिस। ठीक है, इसको LT स्पाइस पे जो है वो हम लोग कंसिडर करेंगे। ऑब्जर्व द लोड वोल्टेज एंड दैट इज इन केस इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। अच्छा, यहाँ पर लोड वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो गया है। कैसे इक्वल हुआ है, यहाँ पर हम डायग्राम देखें, क्योंकि लोड आपके पास यही है, ये आपका लोड है, IL एंड RL इज योर लोड। तो जो आपका लोड वोल्टेज होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, दैट इज ऑल्सो योर सोर्स वोल्टेज। ठीक है, जो आपका लोड वोल्टेज है वही आपका सोर्स वोल्टेज, बिकॉज योर लोड इज दिस, योर लोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सोर्स। ठीक है, so basically you are measuring the power factor from LT spice, is equivalent, VS and IL means load current, so this is
लोड। ठीक है, तो दिस इज योर लोड करंट ऑन ग्राफिकल डिस्प्ले। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, टू डिटरमाइन RMS वैल्यूज, LT स्पाइस प्रेस कर, अच्छा RMS ये मैं भी करके दिखा देती हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, सर्किट ड्रॉ कर लिया है और इसको जो है वो सिमुलेट किया, और देन वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू measure the load voltage. Load is this, your load is this, R and L is combined load. So from this point to this point will be your load voltage. So I'm putting my probe over here. So this is your load voltage, and now the current. So load current will be, so since this is a series current, तो load current किसी भी point पर consider करेंगे तो आपका load current आ जाएगा। अच्छा, load current में ये clamp meter की direction देख लीजिएगा, clamp meter की direction should not be towards the source, क्योंकि because of course हमें जो source होती है वो खुद से ही अब करंट जो है वो सप्लाई कर रही है, so the direction of current should be from the source to the load. So if your clamp meter is showing the opposite direction, you must invert it in the graph, or if you don't want to invert, you can invert it, or alternatively you can also invert the component. सही, मैं यहाँ component invert नहीं कर रही क्योंकि करंट इसकी रिक्वायरमेंट में करंट जो है वो मेरा सेम है, यहाँ से फाइंड आउट करूँ या यहाँ से फाइंड आउट करूँ, तो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर रही हूँ, यहाँ पर सेम डायरेक्शन सही आ रही है तो मैं ये करंट कंसिडर कर रही हूँ। नाउ यू सी दैट देयर इज सम फेज डिफरेंस बिटवीन these two graphs, IL एंड V के ग्राफ में, यानी कि जो लोड वोल्टेज है, और हमारा जो करंट है, लोड करंट है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। सो दिस calculation of this phase difference will give us the theta, and from that theta we'll calculate power factor, and from that power factor we'll calculate other things. सही है, और इसको करने का सिंपल तरीका ये है, कर्सर्स ऑन करें, इसकी अगर RMS वैल्यूज निकालनी है तो RMS वैल्यूज निकालने के लिए तरीका बताया था, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक ऑन द लेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ, देन यू विल गेट द RMS वैल्यू। सही है, 3.53, एंड देन इसकी है 223, यहाँ पे आप लिख लेंगे। नाउ द मेन टारगेट इज टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फेज डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज थीटा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ इसको राइट क्लिक करके कर्सर अटैच करेंगे, बिकॉज थीटा, एक सेकेंड, जो हमारे पास थीटा है वो हम चाहते हैं कि दिस माइनस दिस हो, यानी कि तो हम लोग इसके ऊपर कर्सर 1 लगाते हैं और इसके ऊपर कर्सर 2 लगाते हैं, ताकि हमें खुद से कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर हमें वो खुद से कर्सर 2 माइनस कर्सर 1 करके दे रहा होता है। तो हम लोग इसको कर्सर 2 करेंगे और इसको कर्सर 1 करेंगे। सही है, तो यहाँ पर कर्सर 1, एंड देन एट दिस पॉइंट another कर्सर 1। सही है, ओके। नाउ वील सेट द पोजीशन। कर्सर 1 की पोजीशन जो है वो ऑलरेडी सेट हुई हुई है, कर्सर 2 की पोजीशन जो है वो हम सेट कर देते हैं। अच्छा, कर्सर 2, ओह सॉरी, मैंने आई थिंक इसको कर्सर 1 कर दिया, दोबारा इसको कर्सर 2 करना था। कर्सर 2 एंड दिस इज कर्सर 1। कर्सर 1 is this, and this is automatically giving me कर्सर 2 minus कर्सर 1। अब मुझे से पोजीशन सेट करनी है कर्सर 2। अच्छा, अब कर्सर 1 जो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, कर्सर 2 को मुझे जो है वो चेंज करना है। कर्सर 2 को, अच्छा नहीं, कर्सर 1, कर्सर 2 अपनी जगह पर सही था, कर्सर 1 को चेंज करना है। दिस इज कर्सर 1, कर्सर 1 इज फ्रॉम IL का जो कर्सर है वो कर्सर 1 है। सही है, तो इसको मैं जो है वो इस पोजीशन पर लेकर आऊँगी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ है, ये कौन सी पोजीशन है। बेसिकली मैं रिपीट कर देती हूँ, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था ये चीज़ें, कि हम लोग जो है वो फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेम पॉइंट लेते हैं दोनों की वेव फॉर्म्स में, यानी या तो दोनों वेव फॉर्म्स का स्टार्ट पॉइंट लेते हैं या दोनों वेव फॉर्म्स का एंड पॉइंट लेते हैं। तो ये मैंने दोनों की वेव फॉर्म्स का स्टार्ट पॉइंट लिया है इस पॉइंट से लेके, यानी कि दोनों वेव फॉर्म्स जो है वो शुरू हो रही थी, तो 0 से लिया है यहाँ पर, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है कर्सर 1 जो है वो इसके ब्लू वाली वेवफॉर्म के स्टार्ट पॉइंट पे रख दी, यानी कि IL की स्टार्ट फॉर्म पे रख दिया है। नाउ आई विल पुट दिस कर्सर 2 एट द स्टार्ट ऑफ दिस,
कर्सर 1, सही है, और ये हमारा कर्सर 2 एंड कर्सर 1. So this difference is coming out to be cursor 2 minus cursor 1 is mm, minus 1.18, minus 1.18. माइनस को हम लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज वी ओनली नीड द डिफरेंस. So this is minus 1, sorry, this is 1.185. 1.185, this is if you'll put it in this formula, this is d, the difference, and this is the capital D, the power, कैपिटल डी इज़ द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आपका फ्रिक्वेंसी गिवन है उसका इन्वर्स करके कर लें या फिर ग्राफ से कर लीजिएगा. you'll get d, then you'll multiply and then you'll get this theta. ठीक है, उसके बाद when you have this theta, then you'll easily calculate this power factor. This was about this lab, which is very simple, and then you'll have to draw the power triangles for the RL circuit. RL circuit का power triangle ऊपर already given है, सही है, सिर्फ इसमें जो आप लेबलिंग कर लीजिएगा. डिफरेंस बिटवीन रियल पावर एंड पेरेंट पावर, यू शुड नो इट. 8.2 में जो हमारे पास डेटा है उसको देखकर हमें फेज एंगल और चीज़ें बनानी है. does the power factor or the phase angle of an AC circuit depends upon the voltage or current. वोल्टेज का करंट पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली कर रहा है, सही. एंड अनदर क्वेश्चन इज, अगर आपका पावर फैक्टर ये आया तो आपको बाकी चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप. तो येस, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट. So this was very simple lab, which was almost the repeat of the previous labs. I hope you will be able to do it till the next lecture. Okay, Allah Hafiz.